कि बीजेपी जो है जदयू के आगे झुकी है। दबाव बीजेपी पे पड़ा और बीजेपी साइलेंट हो गई। नीतीश कुमार फिर एक बार दिख गए कि वो जलवा उनका बरकरार है, बड़े भाई हैं, मजबूत हैं। निलंबित किया गया है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। बर्खास्त और निलंबन में तो फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2020 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे स्थान पे आई। सभी ने गेस किया कि नीतीश कुमार जो है इस बार कमज़ोर मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। बीजेपी बनना तो चाहती है बड़ा भाई, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें अपनी बराबरी या नीचे में लाने में सफल हो रहे हैं। अभी हम बात करें, ताज़ा मामला है टुन्ना जी पांडे को लेकर। आपको बताएं कि लगातार बयानबाजी टुन्ना जी पांडे के द्वारा हो रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार को सबसे एक तरह से कहें तो वो विनाश बाबू के नाम से उन्हें संबोधित कर रहे थे और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बता रहे थे। ऐसी खबरें आई कि पहले भी ये ऐसा बयान देते थे, लेकिन जदयू अभी ही क्यों इन्हें टारगेट कर रही है? क्या बीजेपी जानबूझ के ऐसा करवा रही थी? लेकिन अंत में देखें तो कार्रवाई होती है टुन्ना जी पांडे पर और उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आखिर 74 सीट लाने के बाद बीजेपी अभी भी बड़ा भाई नहीं बन पाया है और नीतीश कुमार 43 सीटों के बाद भी मेन किंग मेकर बने हुए हैं? हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा जी, इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे आखिर कि क्या स्थिति है। क्या नीतीश कुमार अभी भी बॉस हैं बिहार के, एक छत्र राज है उनका, और नीतीश के बिना बीजेपी एक कदम भी नहीं चल सकती है? क्या साबित होता है सर? परिस्थितियां तो यही कहती हैं आदेश जी कि नीतीश कुमार अभी भी बड़े भाई की ही भूमिका में है। आप पूरे सिनारियो को भी आपने बताया कि कैसे टुन्ना जी पांडे जो बयानबाजी लगातार कर रहे थे, कोरा में हम थोड़े ना हमको नीतीश कुमार पैदा किए हैं, कुछ भी बोले जा रहे थे, उनको बोलने का मौका दिया गया। ठीक है, उसके बाद जाकर के जदयू का हमला शुरू होता है और बीजेपी फिर डैमेज कंट्रोल करती है। वो अचानक से टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस, फिर उनको निलंबित आज कर दिया गया। इससे यह तो दिख जाता है कि बीजेपी जो है जदयू के आगे झुकी है। दबाव बीजेपी पे पड़ा और बीजेपी साइलेंट हो गई। नीतीश कुमार फिर एक बार दिख गए कि वो जलवा उनका बरकरार है, वो बड़े भाई हैं, मजबूत हैं बिहार में, और शायद चेहरा भी वही है इस वक्त। लेकिन बात ये देखिए कि जब बीजेपी को पता है कि हमें नीतीश कुमार के साथ ही चलना है, हमको मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हीं को रहना है, आपने मौका भी दिया, इस बार तो खैर मौका ही दिया उन्होंने, खुद नीतीश कुमार भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मौका दिया गया, उन्होंने कहा कि आप बनिए, आप ही रहिएगा, आप ही हमारे चेहरे हैं। लेकिन फिर इस तरह के टॉनिक देने की ज़रूरत क्या है? बीच बीच में आप जब भी आपको मौका मिलता है, चाहे इसे पिछले सत्र की ही बात कर लें, बाढ़ आया था उस वक्त भी आप अगर देखेंगे तो गिरिराज सिंह जितना उन पर हमला कर रहे थे, करने दिया गया। फिर जब मामला बिगड़ने लगा, जब जदयू के ओर से आर पार के मूड में लोग आ गए, तो वहाँ से एक मैसेज आया कि गिरिराज जी अब आप साइलेंट हो जाइए, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बीच बीच में बीजेपी यही कोशिश करती है कि जनता को हम ये याद दिला दें कि बीजेपी में अगर नीतीश कुमार को मौका दिया है बीजेपी ने अलायंस में, तो नीतीश कुमार वाकई में परिस्थिति के ही मुख्यमंत्री हैं, ये बात आप भूलिए नहीं, याद रखते रहिए। लेकिन जब मामला बिगड़ेगा, क्योंकि सरकार भी चलाना है, तो स्थिति को हम कंट्रोल भी करेंगे। तो इस हिसाब से पहले ये होता है, माहौल बनाया जाता है कि उनको फिर याद दिला दें कि आप ज़्यादा जो है इतनी कोशिश ना करें जिससे कि आप दिखें कि आप बहुत बड़े भाई हैं। लेकिन अचानक से आप पे हम जो है अपनी पार्टी के लोगों को बोलते हैं, बोल लिए, सब कुछ हो गया, अचानक से कार्रवाई करके उनको शांत करते हैं, फिर ये दिखा देते हैं कि चलिए हमारे मुख्यमंत्री यही है। मतलब स्थिति साफ है कि हम आपको कमज़ोर बताते भी रहेंगे और आपको हम लेके चलते भी रहेंगे, यही मतलब कि ऑपरेट करेंगे, बेसिकली यही। तो आखिर इससे फ़ायदा क्या होता है बीजेपी को? अगर इस तरह ही देखें तो जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद गृह डिपार्टमेंट के लिए इन पर काफ़ी प्रेशर बनाया गया, गृह डिपार्टमेंट मांगा गया, लेकिन नीतीश उस पर भी अड़े रहे और ना तो नहीं ही मिला इन। हाँ, जैसे कि बीच में एक्सटेंशन वाली भी जब भी बात हो रही थी, तो बीजेपी ने शुरू में अरंगा लगाया कि हमारे इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, हमारी पार्टी में इतने सारे लोग हैं, हर कोई की सबकी बात हुई कि हम जिसको चाहेंगे मंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अरे बोले कि नहीं, जो राज्यपाल वाला कोटा है उस तो पिछले सत्र के हिसाब से खाली पड़ा है, तो उसमें हमारे चलना चाहिए, इसमें जो है इसमें भी हम कम में नहीं रहेंगे, हिसाब बराबर ही होना चाहिए। पूरा फार्मूला निकला, बीच का रास्ता निकाला गया, 5-6 सीट छोड़ ही दिया गया, फिर जो है मंत्रिमंडल तय कर दिया गया।
लेकिन बीजेपी को फायदा, आपने पूछा कि बीजेपी को फायदा इसमें क्या होता है। बीजेपी को फायदा बस इतना ही होता है कि वह नीतीश कुमार की छवि को बीच बीच में अपने मौके के थ्रू यह संदेश देते रहते हैं कि बीजेपी जो है अपनी तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार को हम गड़बड़ बताते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे सत्ता पाए हैं। अब अगर तेजस्वी यादव को टुन्ना पांडेय ने बताया कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, यहाँ पर तो सेटिंग कर दिया गया, चाहे नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ये बताने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास तो सीट काफ़ी संख्या में है, बड़ी पार्टी में तो शामिल है ही, और नीतीश कुमार 3rd नंबर की पार्टी है। तो यह एहसास दिलाना जरूरी है, क्योंकि आगे ये लोग आजकल की नहीं सोचते हैं। पार्टी के जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं आगे के 5 साल की सोचती है, वो आगे के 5 साल का सोचा जाता है कि नीतीश कुमार को बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे कि आप जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं, या आपने किसी परिस्थिति की वजह से आप सीएम बन गए। जनता के बीच ये नज़र में रहेगा, क्योंकि जनता के बीच अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के आक्रोश अभी भी लोगों के मन में है। वो 2020 वाले विधानसभा चुनाव में भी आप देखें, जब पब्लिक ओपिनियन करते थे तो उस वक्त भी आपको नीतीश कुमार के खिलाफ वो गुस्सा दिखता था, ये तो जग जाहिर है। तो यह चीज़ जो है कि हम ऐसी छवि नीतीश कुमार की ना कर दें कि इस 5 साल में फिर से वो अगले 5 साल के लिए तैयार हो जाएं। तो बीच बीच में यह टॉनिक जो है वो पड़ता रहता है, ताकि नीतीश कुमार इस बात की चिंता करें, जदयू को भी यह बात जो है घेरे रहे कि हम 3rd नंबर की पार्टी हैं, कमज़ोर तो हैं ही, ऊपर से हमें बार बार ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जो पिन मारा जाता है, कि पिन मार दिया जा रहा है कि आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर ही रहेंगे, आप अगर आगे बढ़िएगा तो हम पैर भी खींचेंगे, और जब मामला बिगड़ेगा तो हम झुक करके यह भी दिखा देंगे कि आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, आप भागिए मत। लेकिन सर एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता है कि बयान जो दिया गया जदयू के द्वारा, संजय सिंह ने कहा कि जो उंगली दिखाएगा उंगली तोड़ दिया जाएगा। क्या जदयू जो है सचमुच में ऐसा कदम उठा सकती है, या सिर्फ ये गीदड़ भभकी ही है? नीतीश कुमार दल बदलने के लिए जाने जाते रहे हैं, विकल्प के तौर पे उनके पास खुला रहता है। अब राजद के मन की बात है, वो क्या करते हैं राजद के साथ, लेकिन अन्य दलों को भी अगर जोड़ेंगे तो नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना ले बिना राजद के साथ के। तो यह उंगली तोड़ने वाली बात जो है, या जो सियासी बयानबाजी जो है, इसको दरकिनार भी कर दें तो नीतीश कुमार की मजबूरी है अभी कि वो बीजेपी के साथ रहें। इस वजह से इतना कुछ वो सुन भी लेते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन चुप कैसे रहें? हम क्यों साबित करें कि हम कमज़ोर हैं बिहार में? तो उनके प्रवक्ता चुप कैसे रहेंगे? कभी नीरज कुमार को आप चुप होते हुए देखें, या कभी आपने संजय सिंह को आपने देखा? तो ऐसे में यह चीज़ समझना पड़ेगा कि ये लोग अगर बयानबाजी करते हैं तो बयानबाजी का मकसद सिर्फ है सियासी माहौल को गर्म रखना, लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि इस गठबंधन से हटे तो हमारी हैसियत अब तो ख़त्म हो ही जाएगी, ऐसे भी हम हाशिए पर चल रहे हैं। तो यह बयानबाजी का कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन ये दबाव की राजनीति कहते हैं इसे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जाता है, बीजेपी को भी दिखाया जाता है कि हम छोटे दल हैं तो क्या हुआ, हमारा अस्तित्व रहा है, हम मजबूत रहे हैं, और इस बार भी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो आपने हमें बनाया है, लेकिन चला हम रहे हैं। ये नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जदयू या रिप्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन ऑपरेशंस तो यही है कि दिल्ली से सारी चीज़ें तय हो रही हैं। इस बार भाजपा सब कुछ तय करती है, नीतीश कुमार को कब क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका एक साधारण एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब तक दिल्ली से यह आदेश नहीं आया तब तक बिहार में लॉकडाउन को लेकर के नीतीश कुमार टालते रहे। कई बैठकों में टाला गया कि अभी नहीं, अभी स्थिति नहीं है, अभी नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, समय बदल देते हैं। लेकिन जब एक बार हरी झंडी हो गई, मामला सब कुछ ठीक हो गया, 3 तारीख को जो होना था 2 मई को सब हो गया, उसके बाद फिर तय किया गया कि नहीं, अब लॉकडाउन लगाने का समय जो है वो आ गया है। जबकि कई राज्य जो हैं वो लॉकडाउन लगाना शुरू कर चुके थे, तो बिहार थोड़ा लेट लगाया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी कंट्रोल में नीतीश कुमार के सब कुछ नहीं है, वहाँ जो पूरा कंट्रोल है वो दिल्ली से ऑपरेट होता है। लेकिन बिहार में जब सियासी बयानबाजी होगी, अब एमएलसी कोई अगर इस तरह खड़ा होकर के नीतीश कुमार पर हमला करेगा तो 2-4 दिन हमला करने दिया जाता है, गिरिराज सिंह को भी दिया जाता था, कोई ना कोई फायर ब्रांड तो आता है ये बोलने के लिए। तो ऐसे में बोलने दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, बाद में कंट्रोल किया जाता है। बीजेपी को भी पता है कि वो भी नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बना सकती है, जो छोट भैया नेता हैं वो हिल जाएंगे तो ये सरकार ही ऐसी है इस बार की, 2-4 सीट से इधर उधर हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो इन परिस्थितियों के लिए बीजेपी भली भांति समझती है, मामला गड़बड़ाते रहो, डैमेज करते रहो, साल चलाते रहो, यही इनकी नीति है फिलहाल। तो सर क्या लगता है आपको कि जो टुन्ना जी पांडे का मामला जो था वो बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, या फिर वो खुद ही ऐसा क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि अंततः उन्हें निलंबित करना ही पड़ा, और राजद के फेवर में बयान देना, क्या लगता है कि प्लान्ड था, या फिर टुन्ना जी पांडे को टाटा बाय बाय करना था एनडीए को?
टुन्ना जी पांडे को देखिए निलंबित किया गया है, वो 5 साल 6 साल के जितना भी निलंबित कर दिया गया हो कर दिया जाएगा। टुन्ना पांडे की छवि ही ऐसी रही है, वो विवादों में हमेशा से घिरे रहे हैं। कल ही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, टुन्ना जी पांडे के भाई राजद के टिकट पे विधानसभा चुनाव लड़े, जदयू के उम्मीदवार को हराया भी, तब विवाद नहीं उठा था। अब विवाद अब उठ गया जब वो नीतीश कुमार पे बोलने लगे। जाहिर तौर पर किसी पार्टी के जो ऑल इन ऑल होते हैं, खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब वो नहीं है, कि फिर भी अगर उन्हीं को माना जाता है कि चेहरा वही है, तो नीतीश कुमार पर ही अगर हमला शुरू हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री पर ही उनके सहयोगी दल इस तरह हमला करेंगे, तो एक्शन तो लेना ही पड़ता। अब निलंबित किया गया है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। बर्खास्त और निलंबन में तो फ़र्क है। वो एमएलसी तो रहेंगे, सिर्फ पार्टी से निलंबित है, तो बस एक फॉर्मल कार्रवाई है। अब शायद यह एक बेहतरीन मौका टुन्ना जी पांडे के पास है। एमएलसी की सदस्यता तो नहीं गई ना, वो तो अब खुल के बोलेंगे, पार्टी से निलंबित है तो वो बोला जाए। कीर्ति झा आज़ाद के साथ क्या हुआ था, उन्हें भी तो निलंबित किया गया था, उसके बाद खुल के विरोध करने लगे, बोलने लगे, तो तब तक सांसद तो रहे ही थे। पार्टी से बर्खास्त करना अगर होता तब इसको कार्रवाई मानते। ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने फिर से इनको खुला छोड़ दिया है कि आप हमला कीजिए और जो है नीतीश कुमार को घेरते रहिए, आप निलंबित तो हो ही गए हैं, पूरा खुला ओपन हैंड है अब। सर एक अंतिम प्रश्न है, लालू यादव महागठबंधन टूटने के बाद ही जेल चले गए कुछ ही महीने बाद, फिर अभी जमानत पे हैं और पटना भी आने वाले हैं सुनने में आ रहा है। क्या लगता है, सुशील मोदी पहले ही एक बार बोल चुके हैं अपने ट्वीट में कि अगर बिहार में आकर जोड़ तोड़ आप कीजिएगा, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कीजिएगा, तो हम कोर्ट में जमानत रद्द कराने जाएंगे। क्या संभावनाएं ऐसी लग रही है कि लालू यादव के बिहार आने से जो ये एक तरह से कहें तो हम घींच तीस के जो सरकार जादुई आंकड़े को पार की है, वो कायम रह पाएगा या कुछ डगमगाएगा भी? देखिए सियासी माहौल, जो सियासत ही ऐसी होती है, बयानबाजी से शुरू होती सियासत कब अलग रूप ले लेती है, अलग रूप अख्तियार कर लेती है, यह कोई नहीं कह सकता है। लालू यादव अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, वो बिहार में उनका आना ही राजनीति में एक अलग सी बात को दिखाने लगता है कि लालू यादव अगर हैं, जैसे क्रिकेट में होता था ना कि सचिन तेंदुलकर अगर फील्ड पर हैं तो विपक्षियों के पसीने छूट रहे होते थे, लालू प्रसाद यादव राजनीति में अपना वो मुकाम हासिल किए, भले ही वो जेल में रहे, जहाँ भी रहे, लेकिन उनकी बातों का असर पड़ता है। अगर वो जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में आके करते हैं, जिसके लिए आजकल बीजेपी जानी जाती रही है, तो ऐसी कोई मजबूत सरकार है नहीं यहाँ पे। अगर नीतीश कुमार पे ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, लालू यादव खुद आ गए हैं, अगर लालू यादव कोई फैसला ले लेंगे तो तेजस्वी यादव भी मना नहीं कर सकते हैं। या फिर जो छोटे छोटे लोग हैं, चाहे मांझी हैं, सहनी हैं, इन लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जाए, बाकी जो ओवैसी वाली पार्टी है उन लोगों को साथ कर लिया जाए, तो इनके लिए राहें आसान हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लालू यादव अगर यहाँ आते हैं तो चीज़ों को बदल सकें। समय लगेगा लेकिन परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। और मांझी सहनी तेवर दिखाते रहे, इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इन लोगों ने, किसी ने एक एमएलसी ने, किसी ने एक मंत्री पद मांग लिया था जो सरकार ने देने से मना कर दिया। तो इससे यह स्थिति तो है कि अंदर अंदर जो है वो कुढ़न हो रही होगी। इन लोगों को क्या चाहिए, पद ही तो चाहिए, या फिर बैकडोर से नेता बनना है, एमएलसी बन जाएंगे। अगर ये सब चीज़ इनको मिलता रहता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर लालू यादव ये ऑफर इनको दे दें, इनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो ये स्थिति बन सकती है। लालू यादव अगर बिहार आते हैं तो चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। नीतीश कुमार का भी रंग अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों भाई लड़ते हैं तो मिलते भी रहते हैं। तो दोनों भाई लड़ते हैं तो मिलते भी रहते हैं, लेकिन अभी बता दें कि एनडीए में जो दोनों भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई जो हैं, ये अपने आप को घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। जदयू आज भी 43 सीट होने के बावजूद भी बीजेपी को एहसास दिलाती है कि हमारे बगैर आप बिहार में शासन नहीं कर सकते, तो बीजेपी भी उस 74 सीटों के साथ, बड़ी पार्टी के साथ, वो भी नीतीश को दिखाना चाहती है कि हम भी जो हैं अब बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन अंततः बीजेपी को ही सरेंडर करना पड़ता है, चलती है नीतीश कुमार की ही। तो ले देकर यही है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के बॉस हैं और एक छत्र राज है उनका मुख्यमंत्री का। अलग बात है भीतरी कोई मामले हों, फैसले लेने हो, दिल्ली से आता हो उसका निर्णय, लेकिन जो बाहरी रूप से जो जितने भी मेजर फैसले होते हैं, चाहे उन पर जो भी कोई उंगली उठाता है, उस पर कार्रवाई जो है नीतीश कुमार की ही अंततः होती है और दूसरे को सरेंडर करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।